हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रवीण है और आप देख रहे हैं प्रवीण ब्लॉग ऑन एजुकेशन। आज हम जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो है एमर्जिंग इशू इन इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 11, 12th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी, आज के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी में कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो इमर्ज कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। मेजर इकोनॉमिक चेंजेस वर ब्रॉट about in 1991 which are identified as economic reforms। तो अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो 1991 के बाद इंडिया में आया, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे 1991 से पहले इंडियन इकोनॉमी में, पूरी तरह से इंडियन ग्रोथ रेट, इंडियन इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर रही थी। तो गवर्नमेंट को 1991 में कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़े। तो 3 रिफॉर्म्स लाए गए थे जिससे इंडियन इकोनॉमी जो थी वो कम्प्लीटली चेंज हो गई। तो ये कौन से 3 रिफॉर्म्स थे? एक थे लिबरलाइजेशन, सेकंड प्राइवेटाइजेशन, थर्ड वन वाज ग्लोबलाइजेशन, जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीटली चेंज करके रख दिया। इससे जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो फास्टर डेवलप होने लगी, फास्टली ग्रो करने लगी एज कंपेयर टू अदर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन आर कंसिडर्ड एज अ गिफ्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इन द country and it is not at all an exaggerated statement। अब जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, इकोनॉमी ग्रो करने लगी हमारी एज कंपेयर टू अदर कंट्री, तो इससे कुछ हमें फायदा भी हुआ और कुछ इसमें हमने चेंजेस भी देखे हमारी इकोनॉमी की वजह से। एक तो माइग्रेशन जो था वो बढ़ा इंडिया में, दूसरा अर्बनाइजेशन फॉर्म होने लगा। अब ये एक टाइप का गिफ्ट आप मान सकते हो कि भाई इकोनॉमी जब ग्रो करने लगी, जो मेट्रो सिटीज थे, जो अर्बन सिटीज थी, वहां पर लोग माइग्रेट होने लगे क्योंकि लोगों को अट्रैक्शन हो रही थी इन सिटीज से, क्योंकि यहाँ पर वेरियस काइंड्स ऑफ फैसिलिटी इजीली अवेलेबल थे। तो अर्बनाइजेशन भी इंडिया में बढ़ा, जो सिटीज थी वो अपने आप को डेवलप करने लगी। तो जहां पर पहले लिमिटेड सिटीज हुआ करती थी, अर्बन सिटीज हुआ करती थी जिसको हम मेट्रो सिटीज बोलते हैं, जिसमें दिल्ली आ जाता है, मुंबई आ जाता है, जो लिमिटेड थी, तो और भी सिटीज थी जो 1991 के रिफॉर्म के वजह से ग्रो करने लगी। वहां पर अर्बनाइजेशन आया, वहां पर लोग माइग्रेट होने लगे। तो ये कोई एग्जैगरेटेड नहीं, यानी बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया जा रहा है, ये रियलिटी है जो इंडियन इकोनॉमी ने देखा, जो इंडिया ने फेस किया आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स। इन द सेम वे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर सेड टू बी प्रीरिक्विसाइट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हेंस it is directly related to migration and urbanization। Infrastructure facilities are a combination of facilities which are essential for economic development and economic prosperity of a country। तो अब जब आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाते हो और आप चाहते हो कि आपकी कंट्री जो है वो ग्रो करे, आपकी कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप करे, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। यानी आपको ऐसी फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं जिससे इकोनॉमी जो है अपने आप को डेवलप कर सके। जैसे कि रोड बिल्ड करना हो गया, डैम बनाना हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना हो गया, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आते हैं। तो अब इनकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि रोड बनने लगे, टूल्स एंड इक्विपमेंट इजीली मिलने लगे, आपका ट्रांसपोर्टेशन ग्रो करने लगा, आपका हाउसिंग इंडस्ट्री ग्रो करने लगा, तो लोग जो है वो अट्रैक्ट हुए किसकी तरफ? सिटीज की ओर। तो इसकी वजह से माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन आपको देखने को मिला, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिलने लगी, वहां पर हॉस्पिटल्स मिलने लगे, वहां पर अच्छे स्कूल्स मिलने लगे, वहां पर अच्छे रोड, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी मिलने लगी। तो इसका जो फायदा हुआ आपको इंडियन इकोनॉमी में भी मिला, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी फायदा मिला इंडिया को, और दूसरा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी इंडिया में बड़ी, लोगों की इनकम भी रेज हुई। अब इस चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी एंड इट्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स लाइक माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज इन डिटेल। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में जो कवर करने वाले हैं, हम माइग्रेशन को कवर करने वाले हैं, अर्बनाइजेशन को कवर करने वाले हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हमारे इंडिया में देखने को मिली हम उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट हम कवर करते हैं माइग्रेशन को। माइग्रेशन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ माइग्रेशन बिकम फास्टर
with rapid increase in economic growth in which a person has started moving away from his native place and settling in a distant place in search of employment to give stability to his family and to attain a higher standard of living। अब माइग्रेशन फिनोमेना स्टार्ट क्यों हुआ? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो फास्टर रेट पर बढ़ी, तो इसकी वजह से लोगों की जो मूवमेंट है अपनी नेटिव प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने की, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ताकि लोगों की जो फैमिली वो स्टेबल हो सके, उनको सिक्योरिटी है कि भैया उनके पास इनकम अवेलेबल होगी। लोग चाहते थे कि वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करें। तो जो ये क्राइटेरिया है, एक तो एम्प्लॉयमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, दूसरा फैमिली सेटल हो जाए, फैमिली जो है वो स्टेबल हो जाए, फैमिली को देखना ना पड़े कि भाई हमारे यहाँ पर अभी कोई बच्चा जो भूखा ना रहे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोग चाहते थे, जिनके पास ऑलरेडी इनकम थी वो भी माइग्रेट हो रहे थे। क्यों? ताकि और ज़्यादा इनकम मिले उनको और उसके वजह से जो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो और ज़्यादा बेटर हो। तो ये कुछ रीज़न थे माइग्रेशन के। तो माइग्रेशन क्या होता है? तो इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज माइग्रेशन मीन्स चेंज इन प्लेस और मूविंग फ्रॉम वन प्लेस and settling in another place, but a classical definition of migration is given below। तो अगर हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बात करते हैं, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं माइग्रेशन क्या होता है, तो जब भी कोई बंदा जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। ओके, और वो वहां पर जाके सेटल हो जाता है। समझ लो कोई बंदा जो है ए लोकेशन पर रहता है और वो ए लोकेशन जो है वो उसकी नेटिव प्लेस है, जहाँ पर वो पैदा हुआ है, जहाँ पर उसने एजुकेशन ली है। अब वहाँ से वो जॉब के वजह से या किसी डिफरेंट रीजंस के वजह से माइग्रेट करता है, शिफ्ट डाउन करता है बी प्लेस पर। ओके, वो डिफरेंट रीजन हो सकता है और वहीं बी प्लेस पर वो सेटल हो जाता है। तो जब वो सेटल हो जाता है बी प्लेस पर और ए प्लेस पर वापस नहीं आता है, तो इस टाइप की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। लेकिन क्लासिकली इस डेफिनेशन को, इस जनरल टर्म को क्या किया गया? डिफाइन किया गया है। तो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। और ये कौन सी डेफिनेशन हम देख रहे हैं? क्लासिकल डेफिनेशन देख रहे हैं। माइग्रेशन रिफर टू द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अवे फ्रॉम नेटिव प्लेस आइदर विद इन और आउटसाइड द कंट्री फॉर जॉब, ऑक्यूपेशन, बिजनेस इन सर्च ऑफ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑन अ परमानेंट बेसिस। तो डेफिनेशन में साफ लिखा हुआ है कि भाई माइग्रेशन क्या होता है कि भाई जब पर्सन जो है वो एक प्लेस से यानी वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाता है, नॉर्मली क्या होता है वो अपनी नेटिव प्लेस से किसी दूसरी प्लेस, वो विद इन दी कंट्री भी हो सकता है और आउटसाइड भी कंट्री हो सकता है। यानी अगर मैं गुजरात में रहता हूँ और अगर गुजरात से मैं महाराष्ट्र में जाता हूँ और वहीं पर सेटल हो जाता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ बेटर जॉब मिल रही है या मुझे अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रही है, मेरी लाइफस्टाइल में सुधार हो रहा है, तो मैं वहाँ पर जाके सेटल हो जाता हूँ। तो इस टाइप की सेटलमेंट को जब आप परमानेंट सेटल हो जाते हो तो उसको मैं माइग्रेशन बोलता हूँ। और इसी तरह से डिफाइन किया गया है माइग्रेशन क्या होता है कि जब कोई पर्सन एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाता है, खासकर जब वो अपनी नेटिव प्लेस से किसी भी कंट्री में या कंट्री के विद इन माइग्रेट करता है फॉर द पर्पस ऑफ जॉब, ऑक्यूपेशन और बिजनेस और फॉर अ सर्चिंग ऑफ अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑन अ परमानेंट बेसिस। ये हमें याद रखना है कि वो परमानेंट बेसिस पर वो जो है वहाँ पर वो सेटल हो रहा है और वो सोच के गया है कि अब परमानेंटली वो वहीं रहेगा, वो फिर से वापस नेटिव प्लेस पर नहीं आएगा। तो इस टाइप की मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन से कुछ निकालें तो क्या हमें पता चलता है कि इट इज़ अ लॉन्ग टर्म मूवमेंट। तो ये कोई शॉर्ट टर्म मूवमेंट नहीं होता है। यानी अगर मैं अपनी नेटिव प्लेस से यानी गुजरात से मैं समझ लो महाराष्ट्र जाता हूँ कुछ समय के लिए फॉर अ पिकनिक पर्पस या आउटिंग करने के लिए जाता हूँ, थोड़ा इन्जॉयमेंट के लिए जाता हूँ और फिर से वापस आ जाता हूँ। तो अगर मैं ए से बी प्लेस में जा रहा हूँ, गुजरात से मैं महाराष्ट्र में जा रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट होगी, तो मैं इसको माइग्रेशन नहीं बोलूँगा। माइग्रेशन हमेशा लॉन्ग टर्म मूवमेंट होती है विद इन दी कंट्री और आउटसाइड दी कंट्री। दूसरा, माइग्रेशन के जो हमने रीज़न देखे हैं वो बड़े सिंपल रीज़न होते हैं,
लोग माइग्रेट या तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या माइग्रेट या तो वो जॉब के लिए करते हैं या उनका कोई ऑक्यूपेशन या बिजनेस के लिए वो माइग्रेट करते हैं, और या तो वो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए माइग्रेट करते हैं। खासकर आपने जो देखा होगा कि लोग गांव से जो है शहर पे माइग्रेट करते हैं, ऐसे लोग भी माइग्रेट करते हैं जिनके पास गांव में जॉब अवेलेबल है, उसके बावजूद भी वो शहरों में माइग्रेट करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि शहरों में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छी है, बेटर फैसिलिटीज है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस टाइप्स की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के भी क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। तो हम यहाँ पर एक चार्ट हमें देखने को मिल रहा है कि चार्ट बनाया गया है कि टाइप्स ऑफ माइग्रेशन दो बेसिस पर होता है। एक है प्लेस बेस और दूसरा है रीजन बेस। ओके, तो प्लेस बेस्ड माइग्रेशन जो होती है वो होती है या तो इंटरनल माइग्रेशन या तो इंटरनेशनल माइग्रेशन। या तो आप कंट्री के अंदर माइग्रेट कर रहे हो या तो कंट्री के बाहर किसी जगह पर क्या कर रहे हो? माइग्रेट कर रहे हो। रीजन बेस्ड माइग्रेशन में हमें देखने को मिलेगा पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। अब ये पुल फैक्टर क्या होता है, पुश फैक्टर क्या होता है, जैसे जैसे चैप्टर आगे हम पढ़ेंगे हमें पता चलेगा। तो पहले हम टाइप्स ऑफ माइग्रेशन में प्लेस बेस्ड माइग्रेशन देख लेते हैं कि प्लेस बेस्ड माइग्रेशन किस तरह से वर्क करता है। तो प्लेस बेस्ड माइग्रेशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक इंटरनल माइग्रेशन और एक इंटरनेशनल माइग्रेशन है। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ये क्या होता है। तो इंटरनल माइग्रेशन यानी द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर within the geographical boundary of a country is known as internal migration। तो हमने, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आप और ये चैप्टर रिफर कर रहे हैं तो आपको पता होगा हमने ट्रेड के बारे में पढ़ा है, इंटरनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ा होगा, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के बारे में पढ़ा होगा। तो इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ा है तो इंटरनल माइग्रेशन की डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी कि भाई जब एक बंदा एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री वो मूवमेंट करता है तो उसको हम इंटरनल माइग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, व्हेन अ पर्सन फ्रॉम गुजरात सेटल इन अनदर स्टेट और अ सिटी, व्हेन अ पर्सन फ्रॉम एनी अदर स्टेट और अ सिटी सेटल इन गुजरात। या तो कोई एक पर्सन जो है, सपोज मैं जो है गुजरात से जाके दूसरे स्टेट में सेटल हो जाता हूँ या दूसरी सिटी में सेटल हो जाता हूँ तो इसको इंटरनल माइग्रेशन बोला जाएगा। या तो कोई बाहर का बंदा आके गुजरात में सेटल हो जा रहा है तो उसको भी मैं क्या बोलूँगा? इंटरनल माइग्रेशन, अगर वो विद इन दी कंट्री मूवमेंट कर रहा है तो। और ये परमानेंट सेटलमेंट होनी चाहिए क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो माइग्रेशन ये लॉन्ग टर्म है और ये परमानेंट है। ओके, सेकेंड, इंटरनेशनल माइग्रेशन। मूवमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज नोन एज इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो एक बंदा जो है, एक पर्सन जो है वो क्या कर रहा है? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर रहा है ऑन अ परमानेंट बेसिस। तो गुजरात में तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन होती है इंटरनेशनल माइग्रेशन कि भाई एक गुजरात का बंदा है वो क्या कर रहा है? जॉब से रिलेटेड या ऑक्यूपेशन या बिजनेस या बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए वो इंडिया से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहा है। सपोज कनाडा में शिफ्ट हो रहा है, इंग्लैंड में शिफ्ट हो रहा है या अमेरिका में जाके वो शिफ्ट होता है या ऑस्ट्रेलिया में जाके वो शिफ्ट होता है। तो इस टाइप की माइग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल माइग्रेशन बोलते हैं। तो होपफुली आपको यहाँ तक का टॉपिक जो होगा वो समझ में आ गया होगा कि इंटरनल माइग्रेशन क्या होती है, इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होती है। इंटरनल माइग्रेशन में हम ध्यान देते हैं कि भाई कंट्री के अंदर अगर मूवमेंट हो रही है और परमानेंट शिफ्टिंग हो रही है तो उसको हम इंटरनल माइग्रेशन बोलेंगे। और अगर कंट्री के बाहर आप परमानेंट शिफ्टिंग कर लो, लॉन्ग टर्म शिफ्टिंग कर रहे हो, सेटल होने का सोच रहे हो तो उसको इंटरनेशनल माइग्रेशन बोला जाता है। अब आ जाते हैं रीजन बेस्ड माइग्रेशन। तो रीजन बेस्ड माइग्रेशन में हमने क्या देखा? दो फैक्टर होते हैं, एक होता है पुल फैक्टर, दूसरा होता है पुश फैक्टर। ये आपके बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन, तो ये आप ध्यान से समझिएगा कि भाई पुल फैक्टर क्या होता है और पुश फैक्टर क्या होता है। तो माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर, अब ऐसे माइग्रेशन जो जिसमें पुल फैक्टर इफेक्ट करता है। तो पुलिंग का मतलब क्या होता है? खींचना, ओके, अट्रैक्ट करना। व्हेन अ पर्सन गेट अट्रैक्टेड to the lifestyle and modern infrastructure facilities of urban areas and migrate there,
इट इज नोन एज माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर। तो पुल फैक्टर माइग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो क्या है, अट्रैक्शन। ओके, लोग क्या होते हैं, खासकर रूरल एरिया के लोग जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं अर्बन एरिया में। क्यों करते हैं माइग्रेट, तो क्योंकि वो वहाँ की लाइफस्टाइल को जब देखते हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को जब वो देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई हम गांव में क्यों रह रहे हैं, जहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पर टाइम टू टाइम लाइट नहीं आती है, जहाँ पर जॉब अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर रोड अच्छे नहीं है, ओके, जहाँ पर थिएटर नहीं है, स्कूल नहीं है फैमिली बच्चों के लिए। ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं अर्बन लाइफस्टाइल देख के, और फिर वो वहां पर जाके क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। तो इस टाइप की माइग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पुल फैक्टर बेस्ड माइग्रेशन, जहां पर लाइफस्टाइल मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अर्बन सिटीज का वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो एग्जांपल में भी वही दिया है, द माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटी कैन बी कंसिडर्ड एज अ माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर बिकॉज कंपेयर टू विलेज बेटर लाइफस्टाइल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज जो है वो अच्छी अवेलेबल है, कहाँ पर, शहरों पर। तो जब भी उनको शहरों में जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है या अच्छा बिजनेस प्रोस्पेक्ट मिलता है, वो क्विकली शिफ्ट डाउन कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको वो लाइफस्टाइल जीनी होती है। इन द सेम वे फॉर द सेम टाइप ऑफ अट्रैक्शन इन अदर कंट्रीज, तो इंटरनेशनल माइग्रेशन भी पुल फैक्टर बेस पर होती होगी कि भाई इंडिया में उनको लगता है कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको लगता है बेटर फ्यूचर नहीं है उनका, तो वो क्या करते हैं, देखते हैं बाहर की कंट्री में अच्छी फैसिलिटीज है, अच्छा एजुकेशन, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो वो भी क्या है, एक टाइप के पुल फैक्टर में आती है, और वहां पर वो क्या करते हैं, इंटरनेशनली माइग्रेट कर लेते हैं अपने आप को। तो ये भी पुल फैक्टर में आता है, तो इसको बोलते हैं पुल फैक्टर माइग्रेशन। पुल फैक्टर माइग्रेशन भी इंटरनली और एक्सटर्नली होती है, यानी इंटरनली और इंटरनेशनली मूवमेंट होती है, माइग्रेशन होती है। अब समझते हैं पुश फैक्टर क्या होता है, यानी पुश यानी क्या होता है, धक्का देना। ओके, when people living in village are forced to leave their village due to lack of business, occupational opportunity, or when there are limited educational facilities, and when they are forcibly pushed to cities, it is known as forcible migration or migration due to push factor। तो यानी बंदा जाना तो नहीं चाहता है, भले वो गांव में रह रहा है, कम इनकम है, तभी भी वो रह रहा है वहाँ पर, अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे फैमिली एक्सपांड होती जाती है, फैमिली बढ़ती जाती है, आप पहले शादी करते हो, शादी के बाद बच्चे होते हैं, तो अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो आपको क्या चाहिए, एक बेटर जॉब चाहिए, बेटर ऑक्यूपेशन चाहिए, बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो इसके वजह से फोर्सली उसको क्या करना पड़ता है, अपनी नेटिव प्लेस, अपने विलेज को छोड़ के जाके सिटी में रहना पड़ता है, ताकि वहाँ पर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी का वो यूज़ करते अपनी फैमिली को अच्छे से सेटल कर सके। दूसरे बहुत से लोग क्या होता है, एजुकेशन पर्पस की वजह से भी क्या होते हैं, अपने आप को माइग्रेट करते हैं। ये भी एक टाइप का पुश फैक्टर है कि भाई हमारे यहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटी गांव में अच्छी अवेलेबल नहीं है, तो जब एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है अच्छी, तो मुझे जाना पड़ रहा है, फोर्सफुली जाना पड़ रहा है, अट्रैक्शन की वजह से नहीं जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो इसी वजह से जाना पड़ता है। तो इसीलिए आपने देखे होंगे खासकर कॉलेज लेवल पर ज़्यादातर गांव के बच्चे जो है वो कॉलेज के लिए सिटीज़ में माइग्रेट करते हैं। इसको हम पुश बेस्ड माइग्रेशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उसको आना नहीं है, लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसके पास रूरल एरिया में ऐसे कॉलेजेस नहीं है जहाँ पर अच्छी एजुकेशन वो गेन कर सके, तो इसको पुश फैक्टर माइग्रेशन बोला जाता है। Thus, after its study, region-based migration can be in attraction-based migration, economically well-off villager move to city for better lifestyle and decision is voluntary। तो अगर हम बात करते हैं जब अट्रैक्शन बेस्ड होता है, यानी जब पुल बेस्ड माइग्रेशन होता है, तो उसमें हमको देखने को मिलता है कि जो गांव में भी इकोनॉमिकली अच्छे हैं, वेल सेटल है, वो लोग भी माइग्रेट करते हैं वॉलंटरी। क्यों माइग्रेट करते हैं, क्योंकि उनको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए होती है। अगर पैसे हैं और पैसे होने के बावजूद भी वो अच्छी फैसिलिटी यूज़ नहीं कर पा रहे, तो वो तो अफसोस करेंगे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि भाई जब पैसे हैं तो फिर हम शहरों में क्यों ना रहें, ताकि अपने पैसों का हम क्या कर सके, बेटर यूज़ कर सके। तो ये अट्रैक्शन बेस्ड माइग्रेशन हुई, इसको हम पुल बेस्ड माइग्रेशन बोलेंगे। और दूसरा
पुश बेस्ड माइग्रेशन में क्या है, जहां पर मैं अपनी इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को सुधारना चाहता हूँ, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी चाहता हूँ, तो इसको फोर्सफुली और कंपलसरी माइग्रेशन बोला जाता है। क्यों कंपलसरी क्यों बोला जाता है कि भाई अगर मैं माइग्रेट नहीं होऊंगा तो मेरा फ्यूचर जो है वो खतरे में आ सकता है, मेरी फैमिली को प्रॉब्लम हो सकती है, फेस करनी पड़ सकती है, तो इसकी वजह से फोर्सफुली मुझे माइग्रेट होना पड़ता है। तो ये हमने देखा पुश बेस एंड पुल बेस माइग्रेशन, जिसको हम रीजन बेस्ड माइग्रेशन में इंक्लूड करते हैं।